हेलो क्लास, मैं पूजा बूस्टर सोशियोलॉजी में आप सबका स्वागत करती हूँ। क्लास, आज हम लोग अपराध टॉपिक पे चर्चा करेंगे। कल तक हम लोगों ने एससी और एसटी टॉपिक को कंप्लीट किया है और कल मैं आप लोग को ये बताई थी कि अभी एसटी का एक और भी मैं छोटा सा एक वीडियो बना दूंगी, लेकिन बाद में मैंने देखा तो मुझे उसकी ज़रूरत तो कुछ ऐसी खास महसूस नहीं हुई कि एक और वीडियो बनना चाहिए और उसकी अभी मतलब ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने उस पर एक एक्स्ट्रा वीडियो नहीं बनाया। तो आज हम लोग जो है अपराध पे चर्चा करेंगे और अपराध की डिमांड भी राहुल सिंह की तरफ से ही आई है कि मैम अपराध पे अब टॉपिक पे चर्चा करिए। तो हम लोग शुरू करते हैं। ऐसे जनरली पहले हम लोग अपराध के बारे में अगर चर्चा करें तो हम अपराध किसे कहते हैं। तो अपराध, अगर आप लोग को कोई परिभाषा समझ में आ रही हो तो आप लोग उसे ज़रूर ही कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर ही बताइएगा कि अपराध किसे कहते हैं। तो नॉर्मली अगर बात करें तो अपराध जो है सामाजिक मूल्यों, मानदंडों, इन सब का उल्लंघन करना ही अपराध है और इसको जो है विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। जैसे कि नीति शास्त्र की बात करें तो वो कहेगा कि कोई भी कार्य अगर अनैतिक है तो वो अपराध है, और समाजशास्त्र कहेगा कि अगर कोई भी कार्य समाज के विरुद्ध है तो अपराध है। धार्मिक, अगर धर्म की बात करें तो कोई भी कार्य जो कि पाप है तो वो अपराध है। तो अपराध की परिभाषा जो है वो तो अलग अलग है, लेकिन समाजशास्त्री क्या कहते हैं, अगर हम उसको समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तब हम अपराध को क्या कहेंगे, हम लोग इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, अपराध चूँकि एक बड़ा चैप्टर है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसको हम 1 या 2 लेक्चर में नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, इसके लिए हमें कई लेक्चर लेना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि बोर्ड भी मेरा छोटा है तो एक बार में मैं थोड़ा ही टॉपिक लेके आ भी पाऊँगी। तो आज हम लोग कुछ परिभाषाओं की चर्चा करेंगे और अपराध के वर्गीकरण की चर्चा करेंगे कि अपराध जो है कितने प्रकार का होता है। तो ये जो अपराध पे हम चर्चा करेंगे, ये अपराध अलग अलग विद्वानों ने, मतलब समाजशास्त्रियों ने बताया है, लेकिन हम उनके नाम के अनुसार इसे नहीं पढ़ेंगे कि हेज ने क्या बताया, बाउंजर ने क्या बताया। हम उसको एक सामान्य कारण के रूप में समझ लेंगे, वर्गीकरण के रूप में कि ये कारण बनते हैं जहाँ पे अपराध होता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले परिभाषा पे चर्चा कर लेते हैं, परिभाषा को समझ लेते हैं। तो इससे जो है अपराध की एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी आप लोग के दिमाग में कि अपराध कहते किसे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले हम बात करेंगे मावरर की परिभाषा की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे मावरर की परिभाषा की कि मावरर क्या कहते हैं। तो देखिए मावरर ने क्या कहा है। मावरर बोलते हैं कि अपराध जो है सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन है। यानी कि इनका क्या कहना है कि अपराध समाज से रिलेटेड है। अगर समाज के मानदंडों को, समाज के प्रतिमानों को, समाज के मूल्यों का अगर हम उल्लंघन करते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। किसके अनुसार? मावरर के अनुसार। तो देखिए, इसे याद करने का भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि मावरर का शुरुआत कैसे होता है, मौ से होता है, और ये उल्लंघन किसको मानते हैं? मानदंडों को। तो इस तरीके से आप लोग जो है इस परिभाषा को याद कर सकते हैं। अब समाज के मानदंड क्या होते हैं? तो प्रत्येक समाज के अलग अलग मानदंड होते हैं, उन्हीं मानदंडों के अनुसार उस क्षेत्र विशेष में उसे अपराध कहा जाएगा। और कुछ अपराध कॉमन भी होते हैं, जैसे कि समाज में कोई भी चीज़ अगर अव्यवस्था उत्पन्न कर रही है तो उसे हम अपराध कहेंगे। अगर जो है हम बात करें धर्म की, तो वहाँ पे जो भी होली पुस्तक है, हम लोग की जो भी पवित्र किताबें हैं, उनके साथ कोई भी ऐसा व्यवहार करना जो कि उनके सम्मान के खिलाफ है तो भी अपराध है। अगर हम जो है मंदिर में ये है कि हम कभी भी जाएंगे तो नंगे पैर जाएंगे, सिर ढक के जाएंगे, वहाँ पे चप्पल पहन के चला जाना भी अपराध है। और अगर सामाजिक मानदंडों की बात करें तो इस तरीके के कोई भी कार्य जो समाज में अव्यवस्था उत्पन्न करे, जो रीति रिवाज, मानदंड, प्रथा पहले से निर्धारित है,
उसको विचलित करें, उससे अलग कार्य करें, तो अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक, अब हम बात करेंगे कार्ल मैनहीम की, कि कार्ल मैनहीम जो है समाज को क्या कहते हैं। तो समाज विरोधी व्यवहार ही अपराध है। ये भी देखिए माउरर जैसी ही बात बताते हैं। ये कहते हैं कि ऐसा कोई भी व्यवहार जो समाज के विरोध में जाए, जो समाज को क्षति पहुंचाए, तो उसको हम अपराध कहेंगे। ठीक है, वो चाहे कोई भी अपराध हो, चाहे वो चोरी हो, डकैती हो, किसी की जो है शारीरिक मतलब हिंसात्मक अपराध हो, दीवानी अपराध हो, संपत्ति से संबंधित हो, कुछ भी अगर ऐसा कोई कार्य किया जा रहा है जिससे समाज में उथल पुथल हो, सामाजिक व्यवहार जिस तरीके से निर्धारित है उस तरीके से ना हो, तो वो सारे अपराध जो है, वो सारे कार्य क्या है, वो सारे व्यवहार समाज विरोधी व्यवहार हैं और उसी को हम अपराध कहते हैं। ठीक, अब हम बात करें सदरलैंड की। ठीक, कि सदरलैंड अपराध को क्या कहते हैं। तो सदरलैंड बोलते हैं कि अपराध सीखा हुआ व्यवहार है, न कि जन्मजात। ये परिभाषा काफ़ी फेमस है और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सदरलैंड की ये परिभाषा कि अपराध सीखा हुआ व्यवहार है, न कि जन्मजात। तो इनका मानना है कि व्यक्ति जो है, जैसे कि एक लोम्ब्रोसो हैं, तो उन्होंने बताया है कि अपराधी जन्मजात होते हैं, लेकिन सदरलैंड जो है ये उनके बाद आते हैं और इनको जो है हम आधुनिक अपराध शास्त्र के पिता कहते हैं। और जो लोम्ब्रोसो हैं उन्हें अपराध शास्त्र के पिता बोलते हैं और सदरलैंड को आधुनिक अपराध शास्त्र के पिता बोलते हैं। तो उनका मानना था कि अपराधी जो है वो जन्मजात होता है, लेकिन सदरलैंड कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, अपराधी जन्मजात नहीं होता है। व्यक्ति जो है समाज में जब आता है और जिस तरीके का माहौल पाता है तो उस तरीके का उसका व्यवहार होता है। अगर वो किसी ऐसे माहौल में चला गया जहाँ पे अपराधी प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जा रही है, तो वहाँ पे वो बालक या फिर वो व्यक्ति अपराध की तरफ अग्रसर हो जाता है। तो इनके जो है मतलब इन्होंने जो अपराध की परिभाषा दी, इसका समर्थन करते हैं थॉमस एवं नैन की। कौन समर्थन करता है? थॉमस एवं नैन की। ये दो लोग हैं, थॉमस एवं नैन की, एक लोग नहीं है। ठीक, थॉमस एवं नैन की क्या कहते हैं? ये इनकी बुक का नाम है पोलिस पीजेंट। क्या है? पोलिस पीजेंट। ये जो है अध्ययन करते हैं, ये दोनों लोग अमेरिका के हैं। कौन कौन? थॉमस एवं नैन की और सदरलैंड। तो ये बताते हैं कि इस बुक में, पोलिस पीजेंट बुक में ये बताते हैं कि जो अमेरिका में पोलैंड से कुछ किसान आए हुए थे, ठीक है, और वो अपना देश छोड़ के और कहाँ आके बस गए थे? अमेरिका में। तो उन पोलैंड के किसानों का जो संपर्क हुआ वो अमेरिका के अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से हुआ। ठीक, तो जब अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से हुआ तो उनके व्यवहार में भी, पोलैंड के जो कृषक थे उनके व्यवहार में भी अपराधी प्रवृत्ति देखी गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति जन्मजात अपराधी नहीं होता है, बल्कि इसको वह अपने साहचर्य यानी कि साथ रहने वाले लोगों से सीखता है। इसीलिए इनका एक बहुत ही फेमस सिद्धांत है सदरलैंड का। आप लोग अगर PIQ सॉल्व कर रहे हैं, पिछले साल के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो बहुत बार इस क्वेश्चन से सामना हुआ होगा, जिसमें क्या पूछा जा रहा है, बार बार ये पूछा जा रहा है कि जो है अपराध है वो जन्मजात होता है कि नहीं, और इनके सिद्धांत का नाम है विभेदक साहचर्य का सिद्धांत। विभेदक साहचर्य का सिद्धांत किसके सिद्धांत का नाम है?
तो ये इन्हीं के सदरलैंड के सिद्धांत का ही नाम है। तो इसमें ये बताते हैं कि जब जो है ऐसे लोगों के साथ साहचर्य होता है, उठना बैठना होता है, तो जो कि अपराधी प्रवृत्ति में संलग्न हो, तो व्यक्ति उनके साथ रहते हुए ही अपराध करना सीख जाता है। यानी कि अपराधी प्रवृत्ति जन्मजात प्रवृत्ति नहीं है, यह व्यक्ति लोगों के संपर्क में आने के बाद सीखता है। ठीक, आप लोग को ये तीनों परिभाषाएं समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे टाफ्ट की परिभाषा की। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाफ्ट की परिभाषा की। टाफ्ट क्या कहते हैं? तो टाफ्ट बोलते हैं, देखिए अभी तक क्या है, अब सामाजिक मानदंड का उल्लंघन, समाज विरोधी व्यवहार, इन सब मतलब अभी सामाजिक अपराध की बात हो रही है कि समाज से जुड़े हुए जो रीति रिवाज, प्रथा, कानून जो भी है उसका उल्लंघन करना, उन मानदंडों का उल्लंघन करना, उन मूल्यों का उल्लंघन करना अपराध है। अब हम क्या पढ़ेंगे टाफ्ट में? तो टाफ्ट हमें बता रहे हैं कि एक ऐसी क्रिया जो कानून के अनुसार दंडनीय है, यानी कि वो कोई भी क्रिया जो कानून बताता है कि इसका उल्लंघन करने पे ये दंड मिलेगा, तो वो अपराध है। अब वो चाहे आप जो है जो चौराहे पे ट्रैफिक रूल्स होते हैं, चाहे आप उसका पालन न करिए, या फिर आप किसी के साथ छुआछूत भेदभाव का व्यवहार कर दीजिए, या फिर आप किसी के साथ कोई अभद्रता कर दीजिए, या फिर आप किसी से दहेज मांग लीजिए, ये सब कुछ अपराध है। जबकि दहेज मतलब खुलेआम चलता है समाज में, लेकिन ये सब कुछ अपराध की श्रेणी में आएगा, क्योंकि इन सारे कार्यों के लिए कानून में दंड की व्यवस्था है। यानी कि वो सारे कार्य जो कानून की नज़रों में दंडनीय हैं, उन सब को हम अपराध कहेंगे। लेकिन ये सब होता है, सारी चीज़ें कानून की नज़र में नहीं आ पाती हैं, लेकिन हम उसको व्यवहारिक रूप में नहीं देखेंगे, हम परिभाषा को याद करेंगे कि टाफ्ट की परिभाषा क्या है। तो टाफ्ट के परिभाषा में कानून शब्द आएगा और दंड शब्द आएगा। ठीक है, कानून के अनुसार दंडनीय शब्द अगर आता है तो इसका मतलब कि ये परिभाषा टाफ्ट की है। ठीक, तो हम यहाँ पे सिर्फ 4 ही परिभाषा लेके आए हैं, कल 1-2 और परिभाषाओं पे चर्चा हो जाएगी, लेकिन अभी 4 ही है बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो हम मावरर की परिभाषा को देखिए उसको याद करेंगे आप लोग। सामाजिक मानदंड शब्द आएगा, सामाजिक मानदंड का उल्लंघन शब्द जब आएगा तो मावरर का रहेगा। कालमैनहीम, जब समाज विरोधी व्यवहार की बात आएगा तो कालमैनहीम का होगा। जब अपराध सीखा हुआ व्यवहार है, न कि जन्मजात, ऐसा आएगा। जब भी आ जाए कि अपराधी जन्मजात नहीं होते, मीनिंग ये निकल जाए, चाहे परिभाषा जितनी बड़ी और जितनी छोटी हो, तो वो किसकी है? सदरलैंड की है। और टाफ्ट बताते हैं कानून के अनुसार अगर कोई भी क्रिया दंडनीय है तो फिर हम उसको अपराध कह सकते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे अपराध के वर्गीकरण की। ठीक है, देखिए अपराध का वर्गीकरण जो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, इसमें बोंजर का भी है, हेज का भी है, और एक और विद्वान का भी है, मावरर का भी है। तो लेकिन हमें जो है विद्वानों के अनुसार अलग अलग से समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक हम वर्गीकरण जान लें कि अपराध जो है किन किन कारणों से हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कारण ही तो वर्गीकरण होंगे ना। अगर ये बता रहे हैं कि समाज में परिवार इतने प्रकार के पाए जाते हैं, तो जब समाज इतने प्रकार के पाए जा रहे हैं, समाज में परिवार इतने प्रकार के पाए जा रहे हैं, तो फिर कारण भी तो वही बनेंगे ना। मतलब अगर हम देख रहे हैं न्यूक्लियर फैमिली, तो इसका मतलब कि लोगों को अकेले रहना अच्छा लग रहा है, अपने आप में ही सीमित रहना अच्छा लग रहा है, तभी तो न्यूक्लियर फैमिली का जन्म हो रहा है। तो उसी तरीके से अपराध के वर्गीकरण की हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से जो है वो स्थितियां हैं जिसकी वजह से अपराध मतलब होता है। तो देखिए, एक है आर्थिक अपराध। ठीक,
आर्थिक अपराध, आर्थिक अपराध में वो सारे अपराध आ जाएंगे जो कि अर्थव्यवस्था से संबंधित हो, मतलब संपत्ति से संबंधित हो। अब उसमें चोरी भी आएगा, डकैती भी आएगा, पॉकेटमारी भी आएगा, घूस लेना भी आएगा, और जो है हम अगर सीमा पे, देश की सीमा पे कोई हम काला बाजारी का कार्य कर रहे हैं, सामान को इधर से उधर पहुंचा रहे हैं, नकली नोट छाप रहे हैं, ये सब कुछ जो है किस में आ जाएगा? आर्थिक अपराध में, क्योंकि ये सब धन से संबंधित है, संपत्ति से संबंधित है। ठीक है, अब हम बात करें राजनीतिक की, तो राजनीति से संबंधित सारे अपराध जो है राजनीतिक अपराध कहले जाएंगे। इसमें कौन कौन से अपराध आ जाएंगे? जैसे कि हम वोट अगर मतलब मांगते हैं, तो हमें पता होता है राजनेताओं को, जो भी खड़ा है, कि हमें वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने 5 साल में ऐसा कुछ नहीं कर दिया है जिससे जनता बहुत खुश हो जाएगी और मुझे वोट देगी। तो वो लोग क्या करते हैं कि चुनाव के कुछ दिन पहले राशन बंटवाना, तो कपड़ा बंटवाना, तो पैसा बंटवाना, एक दिन पहले शराब और पैसा भी दे देना, ये सब कुछ दे के और वोट को अपने पक्ष में कर लेते हैं। क्योंकि आज भी हमारे यहाँ जागरूक लोगों की बहुत कमी है, और जो जागरूक हैं वो वोट नहीं देते हैं ज़्यादातर। तो इस तरीके की जो भी कार्य की जा रही है, चाहे हम वादा करें कि हम ये करेंगे, पूरा अपना घोषणा पत्र इतना बढ़िया लंबा चौड़ा इतना बेहतरीन बनवाएं कि लगता है कि वाह, अब तो एकदम से हमारा राज्य जो है स्वर्ग ही बन जाएगा, अब तो राम राज्य और उत्तर प्रदेश में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। तो इस तरीके की जब चीज़ें की जाए और उसको पूरा ना किया जाए, तो ये भी अपराध है। हम जिस पार्टी से खड़े हैं और फिर उसकी सरकार नहीं बनी, और हम उस फिर पार्टी को छोड़ के जिसकी सरकार बनी हम उसमें जाके मिल गए, ये भी अपराध है। तो यानी कि राजनीति से संबंधित जितने भी अपराध हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करें यौन संबंधी अपराध, तो यौन संबंधी अपराध में वो सारे ही अपराध आएंगे, जो कि जैसे कि इसमें बलात्कार आ जाएगा, और पर स्त्री गमन आ जाएगा, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये सब भी आ जाएंगे। आप किसी को झांसे में रख के और उसके साथ अपना रिलेशन बनाते हैं, उसके बाद से फिर आप उससे शादी नहीं करते हैं, या फिर उसको ले जाके कहीं बेच देते हैं, इस तरीके की जो भी हरकत होती है, तो वो सारे जो है यौन संबंधी अपराध में आते हैं। ठीक, अब हम बात करें सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी, तो ऐसी कोई भी कार्य जो कि सार्वजनिक व्यवस्था में उथल पुथल मचा दे, यानी कि सार्वजनिक व्यवस्था को अव्यवस्थित कर दे, वो सारे ही जो है इसमें आ जाएंगे, इस अपराध में आ जाएंगे। अब वो चाहे आप जो है घूस के तहत करें या फिर अफवाह फैला के कर दें, जैसे कि होता है ना कि इस छोटी मतलब जो घटना होती है वो काफ़ी छोटी होती है, लेकिन फिर उसके बाद से ऐसी अफवाहें फैलाई जाती हैं, इतने तरीके के मैसेज सेंड किए जाते हैं कि वो पूरा जो है एक छोटी समस्या उग्र रूप धारण कर लेती है और चारों तरफ जो है बड़ी बड़ी घटनाएं घटने लगती हैं। यही कारण है कि इस समय सरकार जो है जब भी कहीं पे कोई घटना होती है तो तुरंत ही वहाँ का नेट स्लो कर देती है, ताकि जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी चीज़ों का प्रसार तेज़ी से ना हो और घटना को कंट्रोल में किया जा सके। तो इस तरीके की, जैसे कि हम व्हाट्सएप पे भी कुछ भी ऐसा भेजते हैं जो कि दो धर्म के बीच में द्वेष पैदा करे, दो जाति के बीच में द्वेष पैदा करे, दो लोगों के बीच में द्वेष पैदा करे, दो बड़ी बड़ी पर्सनालिटियां हैं उनके बारे में तुलना करके एक को अच्छा और एक को खराब कहें, ये सब कुछ जो है ना सार्वजनिक व्यवस्था के विरुद्ध की ही बात है। क्योंकि कोई भी दो अगर बड़ी पर्सनालिटियां हैं, चाहे वो धार्मिक हो चाहे राजनीतिक हो, उनके अपने अपने बेस हैं ग्राउंड लेवल पे। कुछ जनता इन्हें पसंद करती है, कुछ जनता इन्हें पसंद करती है, तो फिर आप उन दोनों के बीच में तुलना कराने वाले आप कौन है? सबकी पर्सनालिटी अलग होती है, सब अलग अलग तरीके के होते हैं, किसी से किसी की तुलना नहीं की जा सकती है, सब विशेष हैं। तो इस तरीके की कोई भी हरकत, कोई भी कार्य जिससे कि समाज में अव्यवस्था फैले, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में फैले या मनोवैज्ञानिक तरीके से फैले या फिर मतलब लोगों के बीच में विभेद वाली भावना आ जाए, इस तरीके की हर कोई हरकत जो कि अव्यवस्था उत्पन्न कर रही है,
तो उसको हम सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी अपराध कहेंगे। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे विविध अपराध की। तो विविध अपराध में तो खैर सारे ही अपराध आ जाएंगे जिनको हम अलग से ना गिन सके। जैसे कि हम अगर बात करें अपराध की, आत्महत्या की, तो आत्महत्या भी तो एक अपराध है कि नहीं? आत्महत्या अपराध है। अगर हम बात करें कि जो है हम किसी को धर्म का पालन नहीं करने दे रहे हैं, तो ये भी तो अपराध है। जैसे कि अगर अजान का समय हो गया है और अजान जो है करने की, मतलब कि माइक लगाने की छूट ना दिया जाए, ये भी अपराध है। अगर जो है हम अपने मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं, हमारे यहाँ लाउड स्पीकर चल रहा है और उसको रोका जाए कि नहीं, आप जो है अपनी पूजा पाठ बहुत ही धीरे से करिए, किसी को सुनाई ना दे, अव्यवस्था ना हो, तो ये भी है। ये सब धर्म संबंधी है, क्योंकि धर्म पालन का मतलब ये तो है कि आप अपना कोई भी कार्य करें तो इससे किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना हो, इसका ध्यान तो रखना है। लेकिन अगर सिर्फ इसलिए जो है चीज़ों को नोटिस किया जाए कि यहाँ पे चीज़ें व्यवस्थित तरीके से चल रही हैं और उसमें कुछ अव्यवस्था उत्पन्न करे, एक माहौल बिगाड़े, ताकि जो है कुछ ऐसा माहौल बने कि 2-4 दिन तक उस पर बहस किया जा सके, चर्चा किया जा सके। अगर अपने एंजॉय के लिए इस तरीके की कोई हरकत की जा रही है तो वो सब जो है विविध अपराध में आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है इंटेंशन कुछ ऐसा विशेष नहीं होता है कि आर्थिक ही कारण है या फिर राजनैतिक ही अपराध वो कारण है या फिर यौन संबंधी है। इस तरीके का कोई एक विशेष ना होके वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम विविध अपराध कहते हैं। अब इसी में जो है ना बोंजर हैं, तो ये चूँकि सदरलैंड और लोम्ब्रोसो ने जिस तरीके से बताया है अपने अपराधियों के वर्गीकरण बताए हैं और अपराध के भी बताए हैं, तो हम ये जो कारण पढ़ रहे थे तो हमें बोंजर का उन्हीं लोगों की तरह थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा। अब मुझे नहीं पता कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन पढ़ते समय मुझे ऐसा लगा कि ये पेपर में आ सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे यूनिक और अलग लगा, तो इसलिए मैं इसे लेके आई हूँ। देखिए इसमें क्या है, व्यवस्था के विरुद्ध अपराध। जब कोई भी कार्य व्यवस्था के विरुद्ध हो रहा है, ये मैं आप लोग को समझा चुकी हूँ, सिर्फ आप लोग रट लीजिए कि ये बात 3 भागों में विभाजन किसने किया है, तो बोंजर ने किया है। तो व्यवस्था के विरुद्ध अपराध, संपत्ति के विरुद्ध अपराध और व्यक्ति के विरुद्ध अपराध। तो व्यक्ति में वो सब आएगा, किसी को आप जो है अगर मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं तो भी अपराध है, शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं तो भी अपराध है, आर्थिक रूप से प्रताड़ित करते हैं तो भी अपराध है। जैसे आप किसी को बंधुआ मजदूर बना लें, किसी को दास बना लें, तो ये भी अपराध में आता है। तो इस तरीके का कोई भी अपराध जो किसी व्यक्ति के विरुद्ध है तो उसको हम अपराध में गिनेंगे। तो ये 3 प्रकार के अपराध की चर्चा करते हैं। एक जो व्यवस्था के विरुद्ध, यानी कि जो व्यवस्था में जो है अव्यवस्था उत्पन्न करे, व्यवस्था को विचलित करे, एक उस प्रकार का अपराध होता है। एक होता है संपत्ति के विरुद्ध, तो इसी में जो है घूस भी आ जाएगा, चोरी भी आ जाएगा, डकैती भी आ जाएगा, पॉकेटमारी भी आ जाएगा, ये सब इसमें आ जाएगा। और व्यक्ति के विरुद्ध, तो व्यक्ति के विरुद्ध मतलब जो चाहे आप इसको आर्थिक रूप से प्रताड़ित करिए, चाहे मानसिक रूप से करिए, या फिर सामाजिक रूप से करिए, या फिर आप इसको दास बना दीजिए, जिस तरीके का भी किसी व्यक्ति के साथ, चाहे आप हिंसात्मक व्यवहार ही करिए, किसी को मारिए पीटिए, तब भी ये व्यक्ति के विरुद्ध अपराध है। ठीक है, तो ये सारे मतलब आज आप लोग क्या जाने हैं कि अपराध किसे कहते हैं। उसके बाद से आपने मावरर की परिभाषा, कार्ल मैनहीम की, सदरलैंड की और टाफ्ट की परिभाषा को समझे हैं और इनके दृष्टिकोण से अपराध को समझने का प्रयास किए हैं, और आई होप कि आप लोग को समझ में भी आया होगा। उसके बाद से हम लोग अपराध के वर्गीकरण पे चर्चा करे हैं कि अपराध जो है कितने प्रकार का होता है। तो ये तो हम लोग आज देख लिए। अब हम लोग जो है अपराध के प्रकार देखेंगे और उसके बाद से अपराधियों का प्रकार देखेंगे और फिर हम लोग बाल अपराध पे जाएंगे। ठीक है,
बाल अपराध में भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। और कुछ जो है कानूनी शब्दावलियाँ हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे कि गैर जमानती अपराध कौन सा है, पैरोल किसे कहते हैं, तो इन सब पे अभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी कल हम लोग अपराध के प्रकार और अपराधियों के प्रकार पे चर्चा करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज इतना ही रहने देते हैं। कल फिर से एक नई क्लास के साथ आप लोग से मिलती हूँ। ठीक है फिर, थैंक यू।